बच्चों, लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। मुझे पता है इस कार्यक्रम का रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, क्योंकि इसमें सुनते हैं हम एक कहानी, खेलते हैं कुछ खेल और करते हैं कुछ चटपटी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से संबंधित एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलो देखें चित्र। तो बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें क्या दिख रहा है? अरे, यहाँ तो बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं। एक खरगोश है, मुर्गा है, गोरिल्ला है और ये शुतुरमुर्ग जैसा दिखने वाला पक्षी एमू है। अरे, ये सब डरे हुए क्यों हैं? बहुत सारे तीर भी हैं। तो क्या इनका कोई शिकार कर रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसे सच में इनका शिकार हो रहा है या नहीं, अब ये तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। पर क्या आप बता सकते हैं कहानी का नाम क्या हो सकता है? जंगल में शिकारी, तीर और जानवर, या और कुछ? अरे नहीं, कहानी का नाम है हमला हुआ है। पर सोचने वाली बात यह है कि हमला किसने किया होगा? शिकारी कहीं नजर नहीं आ रहा। चलो कहानी पढ़कर देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी को लिखा है कविता सिंह ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं सुविधा मिस्त्री ने। चलो पढ़ते हैं। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले जरा इस चित्र को देखो। आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? मुझे तो एक खरगोश दिखाई दे रहा है जो पेड़ के पीछे छुपा है। कुछ तीर उसकी तरफ आ रहे हैं। एक तीर सर्र से खरगोश के बाजू से निकल गया। खरगोश ने कहा, ओह बाप रे, बच गया। लगता है किसी ने हमला किया है। ये बात राजा को जरूर बतानी चाहिए। खरगोश को ऐसा क्यों लगता है कि ये बात इतनी जरूरी है कि राजा को बतानी चाहिए? मुझे लगता है खरगोश का सोचना सही है, क्योंकि यदि वाकई में हमला हुआ है तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ये बात तो राजा को जरूर बतानी चाहिए, नहीं तो जंगल के सारे जानवर खतरे में पड़ जाएंगे। रास्ते में उसे एक मुर्गा मिला। खरगोश ने पूछा, क्या आप राजा हो? मुर्गा बोला, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ। खरगोश ने बोला, किसी ने हमला किया है, मैं ये बात राजा को बताने जा रहा हूँ। मुर्गा बोला, चलो मैं भी चलता हूँ। अब खरगोश और मुर्गा दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में एमू मिला। क्या आप जानते हैं कि एमू शुतुरमुर्ग जैसा दिखने वाली एक बड़ी चिड़िया है? खरगोश ने पूछा, क्या आप राजा हो? एमू ने कहा, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ। खरगोश बोला, किसी ने हमला किया है, मैं ये बात राजा को बताने जा रहा हूँ। जरा सोचो तो, एमू ने क्या कहा होगा? बिल्कुल सही, एमू ने भी वही कहा जो मुर्गे ने कहा था। एमू ने कहा, चलो मैं भी चलता हूँ।
अब खरगोश, मुर्गा और एमू तीनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक हिप्पो मिला। खरगोश ने पूछा, क्या आप राजा हो? हिप्पो ने कहा, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ। खरगोश ने कहा, किसी ने हमला किया है, मैं ये बात राजा को बताने जा रहा हूँ। हिप्पो बोला, क्या बोला होगा? अरे वही। हिप्पो ने भी कहा, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। अब खरगोश, मुर्गा, एमू और हिप्पो सभी साथ साथ चलने लगे। आपको क्या लगता है, खरगोश को राजा मिलेगा भी? और आखिर राजा कौन होगा? चलो आगे पढ़ते हैं। आगे चलते चलते उन्हें दरवाजे के पास एक गोरिल्ला दिखाई दिया। खरगोश ने पूछा, क्या आप राजा हो? गोरिल्ला ने कहा, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, राजा तो अंदर है। अंदर जाकर देखा कि भालू धनुष लिए खड़ा था और निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा था। ओ, तो भालू राजा है। वाह! खरगोश ने कहा, अरे इसका मतलब ये हमला नहीं था? राजा ने कहा, नहीं, कुछ तीर निशाने से चूक गए थे। वादा है आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। भाई मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आई होगी। लेकिन इस कहानी को पढ़ते हुए मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं जिन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए कुछ सवाल, और वो है, सबसे पहले खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने हमला किया है? मुझे तो लगता है जब तीर तेजी से उसकी तरफ आए तो उन्हें देखकर खरगोश डर गया और उसे लगा कि हमला हुआ है। एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि यदि सचमुच में हमला हुआ होता तो राजा क्या करता? मुझे लगता है कि भालू एक राजा की तरह अपनी सेना को इकट्ठा करता और बहादुरी से अपने दुश्मनों का सामना करता। और आपने तो देखा ही है कैसे सभी जानवर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो सभी मिलजुल कर सूझबूझ और बहादुरी से दुश्मन को हरा देते। वैसे इसे अगर सोचें तो हम एक नई कहानी भी बना सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, यदि आप खरगोश की जगह होते और आपके सामने उड़ते हुए तीर आ रहे होते तो आप क्या करते? भाई मुझे तो खरगोश का काम अच्छा लगा। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह खतरे के बारे में राजा को बताने चला गया। शायद मैं भी ऐसा ही करती। आइए अब बारी है हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग की। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। याद है कहानी में हमला शब्द बार बार आया है, तो आज का हमारा शब्द है हमला। इस कहानी में इसका मतलब है किसी को मारने, लूटने या नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ाई करना। जब खरगोश को लगा कि हमला हुआ है, इसका मतलब उसे ये लगा कि किसी ने उसे लूटने के लिए उन पर तीर चलाए, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जैसे समझो रात के समय डाकुओं के दल ने कुछ लोगों को लूटने की कोशिश की, तो डाकुओं ने हमला कर दिया। एक और उदाहरण लेते हैं। एक आदमी थाली में कुछ प्रसाद और फल लेकर मंदिर जा रहा था। मंदिर के पास बंदरों के झुंड ने उस पर अचानक से हमला कर दिया। हमला शब्द से मुझे याद आया कि एक बार जब मैं बगीचे से आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रही थी, तो पत्थर मधुमक्खी के छत्ते में जा लगा। फिर क्या था, सारी मधुमक्खियों ने मुझ पर हमला बोल दिया। मैं भागी और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अच्छा, क्या आपने कभी किसी हमले के बारे में सुना है?
या कोई ऐसा वाक्य बनाने की कोशिश कर सकते हो? अब बढ़ते हैं हम अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। आज हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल का नाम है सुनकर क्या याद आया। इस खेल में मैं एक शब्द बोलूंगी और उस शब्द को सुनकर आपके दिमाग में जो भी शब्द आता है उसे बताना है, और ये भी बताना है कि ये शब्द आपके दिमाग में क्यों आया, यानी इन दोनों शब्दों का आपस में क्या संबंध है। जैसे मैंने कहा बादल, अब बादल शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में आया बारिश। बोलो क्यों? अरे भाई बादल से ही तो बारिश होती है। ऐसे ही मैं एक और शब्द लेती हूँ किसान, और किसान सुनते ही मेरे दिमाग में आया खेत। अब बताओ किसान शब्द सुनकर मेरे दिमाग में खेत क्यों आया होगा? सही कहा आपने, क्योंकि किसान खेत में काम करते हैं। चलिए एक और शब्द लेते हैं ठंड, और इसे सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया कंबल, क्योंकि ठंड के दिनों में हम कंबल ओढ़ते हैं। आप में से किसी के मन में रजाई भी आया होगा और किसी को आग की याद भी आई होगी। क्यों? सही कहा ना? एक और शब्द लेते हैं खीर। भाई खीर सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि खीर मीठी होती है। तो मेरे दिमाग में आया मीठा। आपके दिमाग में क्या आया? दूध, क्योंकि खीर दूध से बनती है। या और कोई शब्द जैसे हलवा। अरे वाह, क्या बात है। आप लोग इस खेल को अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। आप एक शब्द बोलो और दोस्तों से या घर वालों से दूसरा शब्द बोलने को कहो। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? मिलकर एक नया खेल खेले बच्चों। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ आपने पिछले एपिसोड में देखे हैं और कुछ नए होंगे, जैसे क, म, र, ब। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा ओ, मात्रा ई। पहले अक्षरों को मात्राओं से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। को, मो, रो, बो। अब अक्षरों को मात्रा ई से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। की, मी, री, बी। बहुत बढ़िया बच्चों। हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और मजेदार बनाएं। तो चलो इनको जोड़ जोड़कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। क, म, र, ब। को, मो, रो, बो। की, मी, री, बी। मैंने एक शब्द बनाया, मो और र को जोड़ा। क्या बना बच्चों? मोर। अच्छा एक और। क और रो को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? करो। अरे क्या बात है बच्चों। एक और, र और ब को जोड़े, क्या बनता है? रब। मैंने लिया बो और लिया री, क्या बन गया? बोरी। अरे इसे तो रो को भी बन सकता है। कैसे? रो और को जोड़ दो, बन जाता है रोको। हम 3 अक्षर वाले शब्द भी बना सकते हैं, जैसे ब, क, री, बन जाता है बकरी। इसी तरह क, री, ब, क्या बन जाता है? करीब। वैसे ही क, म, र, बन जाता है कमर। इसके अलावा कुछ और उदाहरण भी देखते हैं, जैसे रो और ब बना रोब। एक और मो और री बना मोरी। रो और म क्या बना बच्चों? रोम।
अच्छा, एक और को और म बना कोम। एक और बनाए, क री म। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? करीम। एक और बनाते हैं, को और र। क्या बना? कोर। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। चलो बच्चों, अब आपकी बारी। जल्दी से शब्द बनाओ, और अगर तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। इस कहानी में हमने खरगोश के बारे में पढ़ा कि वह कितना समझदार है। पर क्या आपको पता है कि खरगोश वास्तव में बहुत समझदार और चालाक होते हैं? चलिए आपको बताते हैं खरगोश के बारे में कुछ रोचक बातें। क्या आपको पता है चूहे की तरह ही खरगोश के दांत बहुत मजबूत होते हैं और ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि खरगोश इसलिए टहनी या घास चबाते रहते हैं ताकि उनके दांत घिसकर छोटे हो जाएं। खरगोश की याददाश्त कमाल की होती है, भूलते नहीं है कोई बात। लेकिन ये रंगों को पहचानने के मामले में कमजोर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जब खरगोश पैदा होता है ना, तो उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग पर, जो है बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। आज हम बात करेंगे बहुभाषिता के बारे में। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ मीनल शारदा जी, जो कि लिटरेसी प्रोग्राम में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर रूम टू रीड ग्लोबल ऑफिस में कार्यरत हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मीनल जी। नमस्ते। मीनल जी, बहुभाषिता क्या है? इसे आप भारतीय संदर्भ में कैसे देखती हैं? भारतीय संदर्भ में बहुभाषिता बहुत ही सामान्य है। कई सारे लोग एक से ज़्यादा भाषाएं जानते भी हैं और बोलते भी हैं, और वे ये भी जानते हैं कि कौन से संदर्भ में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है। जैसे कि घर में एक घर की भाषा, अगर बाज़ार गए तो वहाँ दुकानदार से बात करने के लिए एक और भाषा, और कई बार काम की जगह या स्कूल में तीसरी भाषा भी हो सकती है। मीनल जी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में किस प्रकार देखा जा सकता है? बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि एक कक्षा में अलग अलग भाषाएं हों, शिक्षक अलग भाषा जानते हैं और बच्चे अलग भाषा जानते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपनी घर की भाषा का इस्तेमाल कक्षा में करने दिया जाए, उन्हें रोका ना जाए अपनी घर की भाषा इस्तेमाल करने के लिए। और छोटी छोटी गतिविधियाँ जो रुचिपूर्वक हों, उससे इसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये जानने की कोशिश करें कि बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे फल, सब्ज़ी या खाना, उसे बच्चे की घर की भाषा में क्या बोलते हैं और स्कूल की भाषा में उसका क्या नाम है। ऐसी ही छोटी छोटी गतिविधियाँ करके बच्चा अपने घर की भाषा का भी प्रयोग करे और साथ ही साथ स्कूल की भाषा भी सीखता जाए। अच्छा, एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ, शुरुआती कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा का इस्तेमाल क्यों जरूरी है? क्या इसका कोई प्रभाव आगामी कक्षाओं में दिखाई दे सकता है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम घर बनाते हैं तो दीवार खड़ी करने से पहले हम नींव रखते हैं और हम बहुत ध्यान देते हैं कि नींव मजबूत हो। तो बच्चों के लिए उनकी घर की भाषा नींव की तरह ही है। अगर उनकी नींव मजबूत होगी तो ऊपर का घर भी मजबूत होगा। वैसे ही अगर बच्चा अपने घर की भाषा मजबूती से सीख लेगा, बच्चा ये समझ लेगा कि हम भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, अपनी ज़रूरतें प्रकट करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए, भाषा के नियम क्या हैं। अगर उसका भाषा में कौशल बन जाएगा तो जब आगे बच्चा और भाषाएं सीखेगा वो उसके काम में आता है। और इस पे बहुत रिसर्च हुई है जो यही दिखाता है कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की नींव अपने घर की भाषा में मजबूत हो, फिर आगे वो अगर दूसरी भाषा सीखे या तीसरी भाषा सीखे, वो उसके लिए बहुत मददगार रहता है।
अच्छा मीनल जी, बहुभाषी शिक्षा क्या होती है और बहुभाषाई स्थितियों में सीखने सिखाने की रणनीतियां कैसी होनी चाहिए? बहुभाषी शिक्षा इस संदर्भ को ध्यान में रखती है कि ऐसा मुमकिन है कि कक्षा में एक से ज़्यादा भाषाएं हों। मान लीजिए कि एक गांव है, वहाँ पे शिक्षक को एक भाषा आती है, पर हो सकता है कि बच्चे जो भाषा बोलते हों घर में वो उसी भाषा की कोई और बोली हो। या मान लीजिए कि एक शहर है, जैसे दिल्ली शहर, उसमें एक कक्षा में 2 से ज़्यादा भाषाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि शिक्षक को कुछ भाषाएं उनमें से आती हों और कुछ नहीं आती हों। तो बहुभाषी शिक्षा में हम इन बातों का ध्यान रखते हुए एक सर्वे करते हैं, जिसको हम कहते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक सर्वे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कक्षा में कितनी और कौन कौन सी भाषाएं हैं, बच्चे अपने घरों में कौन सी भाषा बोलते हैं, उनके माता पिता या घर के लोग उनसे किस भाषा में बात करते हैं, या बाज़ार में कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है। और ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम अपनी रणनीति तैयार करते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से संसाधन हैं जो बच्चों के घर में सीखने सिखाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? हमारे घर में ही बहुत सारे संसाधन होते हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए बच्चों को बोले कि एक दिन आप ये देखिए कि घर में कौन क्या काम करता है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, घर में अगर बड़े लोग हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी पूरी दिनचर्या कैसी रहती है। और शाम को हम सब एक साथ बैठें और इस बात पे चर्चा करें कि आपने क्या देखा, मैंने क्या देखा, घर में क्या अलग अलग व्यवसाय हैं, कौन किस तरीके का काम करता है। तो अगर हम ऐसे सोचेंगे तो बहुत सारे संसाधन घर में ही हैं जिनसे हम गतिविधियां बनाकर उन्हें बच्चों को सीखने में मदद कर सकते हैं। खासकर माता पिता के लिए उनके ध्यान में ये बात लाना चाहती हूँ कि माता और पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। उनका बहुत महत्व होता है अपने बच्चों के जीवन में, और उनकी बातों का भी बहुत महत्व होता है उनके बच्चों के जीवन में। तो वो अपने आप को एक संसाधन के रूप में देखें और ये जानें कि बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो बच्चे उनसे सीख सकते हैं और वो अपने बच्चों को सिखाने में मदद कर सकते हैं। मीनल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी विषय विशेषज्ञ मीनल सारदा जी। मुझे यकीन है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी ने खूब आनंद उठाया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी और रोचक खेलों के साथ।